Assalamu alaikum, dear students. Hope everybody is fine. This is Irshad from Leeds Law College, Lahore. Today, the topic of our discussion will be essay writing. आज हम ऐसे राइटिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि ऐसे राइटिंग क्या होती है। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ऐसे राइटिंग क्या होती है और ऐसे राइटिंग में हमें कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स माइंड में रखना ज़रूरी है। हम देखते हैं कि जी एसेज आर एक्चुअली ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स ऑल दोज पीसेस ऑफ राइटिंग वेयर मोस्टली वी हैव टू जॉट डाउन अपॉन अ पीस ऑफ पेपर आर एक्चुअल एक्सपीरियंस जो हम अपने माइंड में या अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से किसी चीज़ के बारे में या किसी टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। उस अंडरस्टैंडिंग को हम एक पीस ऑफ पेपर पे एक ख़ास सीक्वेंस में लिखने के अमल को ऐसे कहते हैं। तो इस तरह से ऐसे का बेसिकली जो मतलब है, जो मकसद है वो है राइटिंग। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जी ऐसे राइटिंग में हम एक जेनेरिक एक आउटलाइन पे डिस्कस करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि जनरली एक एक्सपोजिटरी ऐसे कैसे लिखा जाता है। बाकी आप हमारे डिफरेंट लेक्चर सीरीज़ में देखेंगे कि एक लेक्चर सीरीज़ में से एक लेक्चर में हमने ये भी बताया हुआ है कि जी ऐसे राइटिंग क्या है और ऐसे राइटिंग में हमें कितने टाइप्स के एसेज से वास्ता पड़ता है और बेसिकली यहाँ पे हमने ये देखना है कि हमारे पास कितने एसेज हैं। तो आप और हमारे जो लेक्चर सीरीज़ हैं उन लेक्चर सीरीज़ में से उस ख़ास पर्टिकुलर लेक्चर को भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली एक्सपोजिटरी ऐसे को किस तरह से लिखा जाता है और एक्सपोजिटरी ऐसे को लिखते हुए हमें कौन कौन सी गाइडलाइंस की ज़रूरत है और वो ज़रूरी हैं वो हम देखने जा रहे हैं। तो here I'm going to share with you an outline upon how to write an expository essay. तो किसी भी तरह का एक्सपोजिटरी ऐसे जो हम लिखना चाहें उसके लिए हम इस तरह का फॉर्मेट फॉलो करने वाले हैं। तो जी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक्सपोजिटरी ऐसे क्या होता है। एक्सपोजिटरी ऐसे बेसिकली देखें तो वर्ड एक्सपोज से निकला है। एक्सपोज मीन कि आप किसी चीज़ को किसी छुपी हुई जगह से सामने लेके आ रहे हैं। मीन्स हम किसी चीज़ के बारे में खुल के बताना चाह रहे हैं। हम किसी चीज़ के बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं। हम एक कॉम्प्रिहेंसिव एक डिटेल्ड गाइडलाइन लेके सामने आ रहे हैं जिससे रीडर को ये पता चल जाएगा कि जी उस टॉपिक पे कोई भी चीज़ छुपी नहीं रही और हर चीज़ हमारे सामने आ गई है, उसका हर एस्पेक्ट हमारे सामने आ गया। तो एक्सपोजिटरी ऐसे में हम डिटेल्ड एक राइट अप डेवलप करते हैं जिसमें हम किसी भी टॉपिक के बारे में उसके सारे एस्पेक्ट से रीडर को आशना करवाते हैं। तो जी एक्सपोजिटरी ऐसे किसी भी तरह का अगर हम लिखें तो उसके लिखने के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन जब हम लिखते हैं तो उस टॉपिक को हम प्रॉपर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये बात याद रखिएगा कि इस लेक्चर में हम एक जेनेरिकली एक जनरल गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें हम ये देख रहे हैं कि किसी भी तरह का एक्सपोजिटरी ऐसे किस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये आउटलाइन उन तमाम तर एक्सपोजिटरी ऐसेज को कवर करेगी जो कि एक्सपोजिटरी सेंस में हमसे पूछे जाएंगे। तो जी सबसे पहले एक्सपोजिटरी ऐसे लिखते हुए हम इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन में हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि एक पैराग्राफ शुरू में ऐसे लिखते हुए हम लिखते हैं कि जिसमें हम ये बताते हैं कि जी उस ऐसे में क्या है, वो ऐसे क्या है। जनरली एक ब्रॉडर व्यू में हम उस ऐसे के बारे में एक पैराग्राफ लिखते हैं। तो सबसे पहला पैराग्राफ जो हम किसी ऐसे को इंट्रोड्यूस करवाते हुए लिखते हैं वो इंट्रोडक्शन में आ जाता है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जी हमारे पास जब हम इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं तो इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ख़ासतौर पे अगर हम यहाँ पे देखें तो अटेंशन ग्रैबर होना चाहिए इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इस तरह का होना चाहिए कि जी जो रीडर है वो अट्रैक्ट हुए बगैर रह ही ना सके। तो इसलिए इंट्रोडक्शन के लिए जो पहला पैराग्राफ बिल्कुल स्टार्ट यानी करने के लिए जो हम ऐसे को लिखने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसका कंटेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसका राइटअप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिर हम उसको लिखते हुए उसको अच्छे से कहीं से कंसल्ट भी कर सकते हैं पहले, या फिर हम बहुत ही बेहतरीन किस्म का अट्रैक्टिव कंटेंट और टेक्स्ट उसमें यूज़ करेंगे ताकि वो रीडर के लिए अटेंशन ग्रैबर बने। तो जी आगे हमारे पास है, हम देखेंगे कि जी अटेंशन ग्रैबिंग कंटेंट के साथ हमने पहला पैराग्राफ लिखा
तो उस पैराग्राफ में हमें कुछ ना कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन डालनी चाहिए। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में हमें ये पता होना चाहिए कि उस का बेसिकली पस मंज़र क्या है, तो उस पे हम थोड़ा-सा रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। फाइनली हम देखते हैं कि जी ऐसे का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें हम जो पहला पैराग्राफ है उसमें इंट्रोड्यूस करवाते हुए हमने थीसिस स्टेटमेंट ज़रूर डालनी। हाँ जी, अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि ये थीसिस स्टेटमेंट क्या है? ये थीसिस स्टेटमेंट क्यों ज़रूरी है? और थीसिस स्टेटमेंट कहाँ पे लिखी जाती है? तो इन तमाम तर सवालों के जवाब में हम ये बात करते हैं कि जी थीसिस स्टेटमेंट बेसिकली इज़ अ क्लियर कट कंसाइज़ स्टेटमेंट दैट आउटलाइन्स द मेन फोकस और आर्गुमेंट ऑफ द एसे। हम ऐसे को लिखते हुए एक ऐसा जुमला, एक ऐसा सेंटेंस जो कि पहले पैराग्राफ के अमूमन शुरू में या एंड पे लिखते हैं, जिसमें हमारे जो ऐसे का टॉपिक है वो कवर हो जाए। मीन्स कि एक ऐसी कम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट या एक जुमला जो कि किसी भी ऐसे को लिखने के लिए बिल्कुल जो पहला पैराग्राफ है उसकी पहली या आखिरी लाइन में जो जुमला लिखते हैं जिसमें हम ऐसे का टॉपिक भी शामिल करते हैं, उसको थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम एक ऐसे लिखने जा रहे हैं, पोल्यूशन इन द एनवायरनमेंट, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जी हम अगर इसकी थीसिस स्टेटमेंट लिखें तो उसके 2 से 3 तरीक़ेकार हो सकते हैं। हम थीसिस स्टेटमेंट इस तरह से लिखेंगे, यानी अपने पैराग्राफ का पहला जो सेंटेंस है वो, या उस पैराग्राफ का आखिरी सेंटेंस इस तरह से हो सकता है, द पर्पस ऑफ राइटिंग दिस एसे इज़ टू शेड लाइट अपॉन पोल्यूशन इन द एनवायरनमेंट। और यू कैन ऑल्सो से दैट in this piece of writing we are going to talk about the different types of pollution in the environment. So इस तरह से these were two examples of thesis statement. फर्दर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ऐसे का, जो कि ऐसे के बिल्कुल दरमियान में आता है। आफ्टर इंट्रोडक्शन हम इसकी बात कर सकते हैं, दैट इज़ बॉडी पैराग्राफ्स। ये क्या है जी बॉडी पैराग्राफ्स? अमूमन इंट्रोडक्शन के बाद, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद मेन जो चीज़ आती है जहाँ पे हमारे आर्ग्यूमेंट असल में शुरू होता है, वो है बॉडी पैराग्राफ्स, मीन्स ऐसे का दरमियानी हिस्सा। अच्छा, अब ऐसे का इस दरमियान वाला जो हिस्सा है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं, जिसमें टॉपिक सेंटेंस भी आ सकता है, टॉपिक सेंटेंस भी होता है, या इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हम स्टार्ट करते हैं बॉडी का, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसमें हम अपने जो मेन आइडिया है उस पैराग्राफ का, उस ऐसे का, वो हम यानी एक पैराग्राफ के अंदर कन्वर्ट करते हैं, लिखते हैं। तो फिर टॉपिक सेंटेंस के बाद हम क्या करेंगे कि पैराग्राफ कंप्लीट करके उसकी एक्सप्लेनेशन में कुछ एग्जांपल्स भी यूज़ कर सकते हैं, डेफिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं, और फर्दर हम जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसको भी हम डाल सकते हैं, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये दूसरा पैराग्राफ हो जाएगा। दूसरे पैराग्राफ के बाद हम जो थर्ड पैराग्राफ लिखेंगे उसमें हम मज़ीद रेलेवेंट डिफरेंट किस्म के एग्जांपल्स भी यूज़ कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स भी डाल सकते हैं, और इसके अलावा अपने उस कंटेंट को, अपने उस टेक्स्ट को सपोर्ट करने के लिए इन पॉइंट ऑफ व्यू और इन रिलेशन टू द टॉपिक ऑफ द ऐसे हम उसकी सपोर्ट में कुछ पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। तो ये होगा हमारे पास जी दूसरा से तीसरा पैराग्राफ हमारे ऐसे का। उसके बाद चौथा पैराग्राफ जो है उसमें हम मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन हमने जो ऊपर शेयर की है, जो हमने टॉपिक मेंशन किया है, जिस टॉपिक में हम ऐसे लिख रहे हैं, उसको उसका एक एनालिसिस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और उसके एविडेंस में हम रीडर को अंडरस्टैंड करने के लिए उसकी सिग्निफिकेंस भी डाल सकते हैं। तो फिर हम मज़ीद उसकी सिग्निफिकेंस में ये भी बता सकते हैं कि उस टॉपिक के बारे में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके फ़वाइद क्या हैं और नुकसान क्या हैं। इस पे भी हम 1 या 2 पैराग्राफ्स लिख सकते हैं। इस तरह से हमारे 3 से 4 पैराग्राफ्स बन गए बॉडी में। तो फिर फाइनल हमारा एक पैराग्राफ ये भी हो सकता है कि जी हम उसमें ट्रांजिशन के कॉन्सेप्ट्स ला सकते हैं। ट्रांजिशन मीन्स कि जी कनेक्ट द करंट पैराग्राफ टू द नेक्स्ट वन। मीन्स यहाँ पे ट्रांजिशन के एलिमेंट्स इस तरह से कि जो हमने पीछे वाले पैराग्राफ में जो थीसिस स्टेटमेंट को यानी आगे फर्दर लाते हुए हमने बॉडी पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस लिखा, एक मेन पैराग्राफ यूज़ लेते हुए उस टॉपिक सेंटेंस को हमने इंट्रोड्यूस करवाया मेन आइडिया को। उसके बाद एक पैराग्राफ लिखा जिसमें हमने उसको एक्सप्लेन किया, दूसरा पैराग्राफ। फिर उसके बाद तीसरे पैराग्राफ में
हमने देखा कि जी हमने मज़ीद एविडेंस प्रोवाइड किया, एग्ज़ाम्पल्स, स्टैटिस्टिक्स और एविडेंस की फ़ॉर्म में। उसके बाद फिर चौथा पैराग्राफ जो हम लिखेंगे, वो एक एनालिसिस की फ़ॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब सोसाइटी पे उस पॉइंट को हम एनालाइज़ कर सकते हैं, या सोसाइटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, जैसे कि सोशल एस्पेक्ट है, रिलीजियस एस्पेक्ट्स है, एजुकेशनल एस्पेक्ट्स है, और भी जो रेलेवेंट एस्पेक्ट होंगे या हो सकते हैं उस टॉपिक से, उनका हम तज़किरा 1 या 2 पैराग्राफ्स में कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे बॉडी में 4 से 5 पैराग्राफ्स बन जाएँगे, तो दोज़ आर सफिशिएंट। अगर बहुत ही ब्रीफ ऐसे लिखना हो तो 3 टू 4 पैराग्राफ्स आर इनफ, लेकिन यहाँ पे हम अगर डिटेल्ड ऐसे लिख रहे हैं तो हमारे पास 6 से 7 पैराग्राफ्स भी आ सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द एसे, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन ऑफ एसे दैट इज़ बीइंग आस्क्ड बाय द एग्जामिनर। फाइनली हम यहाँ पे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी दे सकते हैं। काउंटर आर्ग्यूमेंट्स में हम डिफरेंट पैराग्राफ्स में सवाल भी रेज़ कर सकते हैं। एग्जामिनर को वो राइटर बहुत ही पसंद है, या उसका पीस ऑफ राइटिंग बहुत ही पसंद है जिसमें सवाल पूछे हों। हम मुख्तलिफ यानी चीज़ों के आस्पेक्ट्स डिफरेंट क्वेश्चन से भी रेज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम जो हमारी यानी इस काउंटर आर्ग्यूमेंट्स पैराग्राफ में जो हमारी स्टेटमेंट है या फिर हमारा जो मेन आइडिया है, उससे रिलेटेड जो हम सवाल पूछेंगे, उसके लिए कुछ दलाइल भी पेश कर सकते हैं। और फिर फाइनली हम मज़ीद कुछ यानी अपने आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ाते हुए हम मेन आर्ग्यूमेंट की स्ट्रेंथ को एम्फसाइज़ भी करवा सकते हैं। फाइनली हमारा जो बॉडी का जो पैराग्राफ है 3 से 4 या 4 से 5 या 6 या 7, जितने हम रिक्वायर्ड हैं हमसे उस ऐसे की नीड के मुताबिक, हम पैराग्राफ्स कंप्लीट करने के बाद हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं। तो जी बॉडी का एंड जब जहाँ पे होता है वहाँ से एग्जैक्टली कंक्लूजन होता है। कंक्लूजन का मतलब ये होता है कि हम जो भी ऊपर 5 से 7 पैराग्राफ्स में या फिर 8 से 10 पैराग्राफ्स में हमने ऐसे लिखा है, अच्छा उस ऐसे को हमने उसका एक मरकज़ी ख़याल बयान करना है, सेंट्रल आइडिया देना है। आई मीन उसका जिस्ट 2 से 3 लाइनों में हमने बयान कर देना है, या एक छोटा-सा पैराग्राफ हम बनाएँगे जिसमें हम समराइज़ यानी फॉर्म में हम बहुत ही ब्रीफ वर्जन में हम उस सारे ऐसे को कंक्लूड कर देंगे। तो इस एक छोटे से पैराग्राफ में जो हम 2 से 3 लाइनें या सेंटेंस यूज़ करेंगे उस सारे पैराग्राफ को कंक्लूड करने के लिए, तो इसमें एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी है कि जी उसमें जो हम कंटेंट यूज़ करेंगे वो कंटेंट आपने ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी मैच ना हो ऊपर कितने जितने भी हमने पैराग्राफ्स लिखे हैं उन पैराग्राफ्स में से किसी से भी। तो दीज़ लाइन्स शुड बी कंप्लीटली रेलेवेंट, यूनिक, you can say, and especially different from the other text that already we have mentioned so far. तो फाइनली हमारा ऐसे का कंक्लूजन करने के बाद हम कुछ सजेशंस भी देख सकते हैं एंड पे। तो सजेशन के लिए एक अलग पैराग्राफ हो सकता है। सजेशन में हमने जो ऊपर डिफरेंट किस्म के पॉइंट्स रेज़ किए, जैसे कि फ़र्ज़ कर लें हमने यानी आर्ग्यूमेंट्स दिए और उसकी सपोर्ट में या फिर उसके अगेंस्ट जो भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था, उन आर्ग्यूमेंट्स में जितने भी चैलेंजेस इनका हमने ज़िक्र किया, उन चैलेंजेस या इश्यूज़ के सॉल्यूशन पे हम फाइनली कंक्लूजन के बाद रिकमेंडेशन सेक्शन ऐड करके उसमें एक पैराग्राफ में रिकमेंडेशन दे सकते हैं, अपने सजेशन दे सकते हैं कि किस तरह से उस चीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है। सो दिस वाज ऑल द एसे। यू कैन आल्सो रेफर you can also consult some of the references, and there are different books like Elements of Style, the Grammar Bible, English Grammar for Dummies, the only grammar book you'll ever need. These are some of the reference book that you can also use to write your essay in a very wonderful way out. Thank you so much. So मिलते हैं अगली क्लास में. Stay blessed.